और एक पर्व है ये, तो हमने टिकट मांगा। आज से 2012 में हमको लिंबायत से टिकट दिया था, जबकि मैं रहता था उदना में। तो वहाँ मैं लड़ा तो वहाँ के कुछ हमारे लोगों ने विरोध किया कि सूरज भाई रहते हैं उदना में और टिकट मांगते हैं लिंबायत में। तो इस बार हमको सोचा कि उदना है हमारा घर है, उदना में इतने हमारी संख्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या करीबन 1.25 लाख से ऊपर है। पर प्रांतीय यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा के मजदूर वर्ग है और मैं मजदूर प्रवृत्ति से आता हूँ, लेबर प्रवृत्ति से आता हूँ, लोगों के काम से जुड़ा हूँ। तो हमने कांग्रेस पार्टी को कहा कि हमें उदना से टिकट दे दीजिए। तो उन्होंने छल्ले तक हमको कहा कि आपको टिकट मिलेगी, मगर 10 तारीख रात को 10 बजे तक हमारा नाम दिल्ली में भी चला, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, अहमदाबाद में भी चला, मगर रात को 1 बजे हमारे इस विस्तार के आदरणीय धनसुख भाई राजपूत, जो कॉर्पोरेशन का चुनाव हार चुके हैं, जो विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, जो एक और विधानसभा मतलब पेटा चुटनी हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, फिर भी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने टिकट उनको इसलिए दिया कि उनके पास पैसा है। वो बिल्डर है, करोड़पति व्यक्ति है, चाहे वो 50 बार है, कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी। तो मुझे लगा ये कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं न कहीं धोखा यहाँ के स्थानिक प्रदेश लेवल के लोग कर रहे हैं। और जहाँ अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों से हमें मिली है और उस शक्ति का हमने उपयोग किया। उनको कहा कि अगर आपने हमारा टिकट जाहिर नहीं किया तो हम 10 तारीख को रात को 8 बजे राजीनामा दे देंगे। और यहाँ के जो प्रभारी थे BN संदीप, उनको मिले, हमारे मुकुल वासनिक जी जो AICC के जनरल सेक्रेटरी वो आए थे, सैकड़ों की तादाद में हमारे मजदूर वर्ग के लोग, हमारे बौद्ध समाज के लोग, कामदार लोग, उनको मिले, रजूआत की, उन्होंने सुना और इधर की बात इधर निकाल दी। इसलिए हमको लगा कि जिस पार्टी में, जिस घर में आदमी का महत्व नहीं हो, इज्जत नहीं हो, और वो लोग जो बाहर रहते हैं, जो हमारे धनसुख भाई मत विस्तार के बाहर रहते हैं और यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टिकट का सौदाबाजी, टिकट की खरीदी बिक्री यहाँ होती है गुजरात में। यहाँ के जो प्रभारी आते हैं बाहर से, वो खरीदी बिक्री कर लेते हैं। लास्ट टाइम एक आए थे सबकाड़े साहब करके, उन्होंने भी टिकट की खरीदी बिक्री की थी। तो एक टिकट बेचा गया और हमको लगा कि आप अपने को लड़ना चाहिए। मैं तो विचार में था ही नहीं। कई लोग आए, मजदूर लोग आए, अपने समाज के लोग आए, कार्यकर्ता लोग आए, उन्होंने कहा कि सूरज भाई आप चुनाव लड़ो, ये अन्याय हो रहा है आप पे नहीं, सूरत शहर में रहने वाले लाखों मजदूर कामदारों पे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे, बहुजन समाज का अन्याय हो रहा है और आप बिना झझट लड़ो। तो हमने बहन कुमारी मायावती जी के साथ संपर्क किया, उनके प्रभारी को, कलोरिया साहब को। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आ जाओ, नीला झंडा, हाथी निशान तो बाबा साहब की पहचान है, आओ हम आपको टिकट देते हैं। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जैसा जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप राष्ट्रीय मजदूर सेना यूनियन के प्रमुख भी हैं साउथ गुजरात के, उसके अलावा माजी स्थायी समिति सदस्य भी रह चुके हैं सूरत महानगर पालिका के, और साथ ही साथ एक विद्यालय में आप चेयरमैन भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपसे कई कार्यकर्ता लोग जुड़े होंगे, नेता जुड़े होंगे, उनकी पहली भावना क्या थी आपने एकदम अचानक से पार्टी चेंज जब की तब? क्योंकि आम वोटर जो है वो भी पेशोपेश में है कि आपने जब पार्टी चेंज की है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मगर आपका मत जो है, आपका जो साइड है वो अभी तक सामने नहीं आया, तो उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, कई जो थे कांग्रेस के जो जुने लोग हैं, उन्होंने कहा कि यार सूरज भाई ठीक नहीं हो रहा है, मगर देखो निर्णय आपको करना है। गुजरात में 27 साल से BJP की सरकार है। तो मैं बोला साहब कि अभी अगर ये व्यक्ति आता है तो भी हारने वाला ही है, क्योंकि जो आदमी बाहर रहता है, या लोगों ने पोस्टर बैनर लगाए कि बाहर के व्यक्ति ने हमें मत आप ही सुनाई, मतलब बाहर का जो उम्मीदवार आएगा, आयाती उम्मीदवार, उसको हम वोट देंगे नहीं। तो मैं बोला कि वोट खोटे जाएंगे। अगर मैं लड़ता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रहा हूँ, कामदारों के हर समस्या को मैं जानता हूँ, इस शिक्षण के बारे में जानता हूँ, और ये तमाम जो मेरा तजुर्बा है, जो लोगों के रात दिन मेरा काम करने की प्रवृत्ति है, और मैं खुद एक प्रेमनगर झुपड़पट्टी वसात है, वहाँ रहता हूँ, रात दिन लोगों के साथ जुड़ा होने के नाते लोगों ने कहा कि आप नेताओं के पास जाने दो सूरत भाई, आम आदमी कहता है कि आप चुनाव लड़ो, और आम आदमी के कहने से साहब मैं चुनाव में उतरा हूँ। अच्छा, एक बात इसमें यहाँ पर ये भी सामने आती है कि जहाँ तक आप देखते हैं, मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में भी एक बात कही कि बहुजनवादी विचारधारा को बहुत बार पीछे आना पड़ता है, या फिर बहुजनवादी विचारधारा के नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुजनों के विषय में यहाँ की जितनी भी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ, फिर चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, या फिर और बड़ी पार्टियाँ हो, ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बहुजनों के प्रति थोड़ी उदासीन दिखाई देती है, उनके विकास के प्रति कहिए, या उनके एक उम्मीदवार के तौर पर उनको देखने के इसमें कहीं ना कहीं उन बहुजनों के प्रति उदासीन है वो लोग।
गुजरात राज्य एक प्रकार का जो या सिस्टम है, एक प्रकार की मूढ़ीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, जिसको कहते हैं हिंदी में मूढ़ीवादी, मतलब एक आर्थिक जो स्थिति गुजरात की बहुत मौजूद होने के नाते जो लोग बाहर से आते हैं या जो सामान्य लोग हैं उनको ये लोग समझते हैं कि ये सब हमारे बंधुआ मजदूर है, मतलब दे आर और ऑफ लेबर, बॉन्डेड लेबर। इसी तरह कोई बहुजन का नेता होगा, कार्यकर्ता होगा, तो जो या लाखों की तादाद में परप्रांतीय लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं, इसलिए यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो के भाजपा हो, उनको लगता है कि बहुजन नहीं, ये तो हमारा लेबर है, बॉन्डेड लेबर है, इसको जैसा हम चाहे ये काम करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो उसको निकाल दो। जैसे कि अभी हमने बोला टिकट दो, बोल नहीं तो जाओ, रास्ते खुले हैं। मैंने बोला राजीनामा दे दो, कोई बोला नहीं कि मत दो, बोलो ठीक है जाओ। मतलब हमारा कोर्ट चाहिए, हमारा मोर्चा निकालना हो तो हम लोगों को बुलाएंगे, आदमी भीड़ इकट्ठा करना हो तो बहुजनों को बुलाएंगे, दलितों को बुलाएंगे, बौद्धों को बुलाएंगे, मुसलमान भाइयों को बुलाएंगे, कामदारों को बुलाएंगे, और सत्ता प्राप्त करनी हो तो उनको तो बांट लेंगे आपस में, सत्ता की भागीदारी वो लोग कर लेंगे। इसलिए बहुजनों को खाली नाम के लिए रखा है यहाँ पे। तो भगवान बुद्ध का मंत्र था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस मंत्र को गुजरात में कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई जा रही है। बिल्कुल, अगर बहुजनवादी विचारधारा की है तो निश्चित तौर पर एक चीज़ हम यहाँ पर जान सकते हैं कि बहुजनवादी विचारधारा को मानने वाले सिर्फ सूरत शहर में, यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, विदर्भ सूरत शहर की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर 12 विधानसभा चुनाव के लिए ये जो होने वाले चुनाव है इसमें 7 लाख वोटर्स है, एक इतनी बड़ी संख्या है जिसमें अगर ये सारे एक साथ आ जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी सीटें आ सकती हैं, नहीं सारी तो 50% सीटें यहाँ पर ज़रूर बहुजनवादियों की आएंगी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमारी ये जो बहुजनवादी विचारधारा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड होती है इस वजह से ये आती, क्योंकि चुनाव में उतनी एकता दिखाई नहीं देती? नहीं, इसका मुख्य कारण है कि आज जो अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, सूरत एक मिनी इंडिया है, या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और देश के अन्य भागों से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए, और पिछले 50 साल से सूरत को इन्होंने अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि से बना ली। अभी हमारी तीसरी पीढ़ी है, मेरे पिताजी थे, मैं हूँ और अभी मेरे बच्चे हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी में आप विचार करो कि आज हमको जात का दाखला नहीं मिलता है। हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, हम बौद्ध धर्म को अंगीकार किए हुए, जात का दाखला के बाद आते हैं कि ना तुम्हें बाहर ना छो, तुम प्रप्रांति छो, सरकारें बोलती है, चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी हो। जरा हिंदी में बताएंगे फिर से एक बार। ये यहाँ हम लोग हजारों लाखों की तादाद में 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी हमारी है, मगर हमको जाति का प्रमाण पत्र, हम शेड्यूल कास्ट से आते हैं, महार कम्युनिटी से, बौद्ध धर्म हमने अंगीकार किया है। जात का दाखला मांगते थे, बोले तुम्हें आप बाहर के, आप प्रप्रांतीय है, आप महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र में आपको लाभ मिलना चाहिए। हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं आपको गुजरात में, आपको वोटिंग कार्ड गुजरात का, आधार कार्ड गुजरात का, रेशन कार्ड गुजरात का, 50-40 साल से वहाँ रह रहे, आपके बच्चे का जन्म हुआ है, हम काय को देंगे आपको? तो हमारी स्थिति ऐसे घर के ना घाट की स्थिति में हम लोग आ गए। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये दो, अगर ये देंगे तो अनामत का लाभ हमको मिलेगा, शिक्षा में लाभ मिलेगा, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के अनामत का लाभ लेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें दिए, जाति प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से कोई लाभ या के बहुजनों को, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या मुस्लिम समाज हो, कोई लाभ या बंधन मिलते नहीं है। ये बहुत बड़ा एक विषय है जो सर ने अभी बातों बातों में हमें बताया है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष हमारा अपना राष्ट्र है और यहाँ पर सभी को समान अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समान अधिकार दिए हैं, तो ये सारी सुविधाएं हर जगह सही मायने में सबको मिलनी चाहिए, ऐसा तो हम भी कहेंगे। सर महत्वपूर्ण चीज़ है, थोड़ा सा चुनाव की ओर बढ़ते हैं। चुनावी रणनीति अब शुरू हो चुकी है, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, सभी ने अपने अपने मुद्दे रखने शुरू कर दिए हैं, सभी ने अपने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों से मिलना, लोगों को मैं कितना अच्छा हूँ ये लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है आप उम्मीदवार के तौर पर BSP की तौर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपके मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? और स्पेशली ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि बहुजनवादी विचारधारा की जो जनता है उनसे आप क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, वैसे तो पूरे जो मतदार संघ है वहाँ पे 85% बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। ये बहुजनों की बहुत सारी समस्या है। पहली समस्या है कि 27 साल से BJP की सरकार यहाँ है, संविधान को तरोड़ मरोड़ करने का काम ये लोग कर रहे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हम लोग को मिलते नहीं है, मजदूरों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। जितने भी लेबर कानून थे
वो तमाम लेबर कानून को 2014 के बाद डिमोलिश कर दिया है। आज कोई कामदार अपने हक अधिकार मांगने जाता है, बहुजन अपने हक अधिकार मांगने जाता है, तो पुलिस द्वारा उनको किडनैप किया, मतलब उन पर केस दाखिल हो जाती है। कोई आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस परवानगी देती नहीं है। लोकशाही के देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौरव से लड़े, उनको भी कभी रोका नहीं होगा। ऐसा रोक गुजरात में गुजरात की पुलिस द्वारा होता है। और कोई कार्यक्रम करे लोकशाही मार्ग से, वो कार्यक्रम को पुलिस सफल नहीं होने देती। गुजरात में लोकशाही नहीं रही है, संविधान को तरोड़ मोड़ के जा रहा है। और जो समस्या है बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, जनता उसे त्रस्त है। नौजवान बेकार है, शिक्षित बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे दिन दहाड़े अत्याचार, अन्याय, बलात्कार हो रहे। 3 साल की बच्ची पे हमारे लिम्बायत में बलात्कार हुआ, उसको हम लोग लड़ के फांसी दिलाए। या कई इलाके में बहुजनों की बहन बेटियाँ सलामत नहीं है, उनका अत्याचार, अन्य बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं। हमारे गली गली में दारू के अड्डे हैं, हम उनके खिलाफ मोर्चा निकालते हैं तो पुलिस मोर्चा निकालने वाले पे केस करता है कि तुम दारू के अड्डे चलाते हो। कहाँ गए न्याय है, कहाँ लोकशाही रही है। तो शिक्षण स्कूल में आप जाके देखो, नरेंद्र भाई मोदी जी बोल रहे हैं कि हम बड़े बड़े 5 स्टार स्कूल बनाएंगे। आप चलो नागसन नगर में देख लो, वहाँ छत नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए, टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, बच्चे झगड़ा करते आपस में। 3 साल तो कोरोना में ऐसे ही चले गए। और अब जब चालू हुआ है तो शिक्षक बिना हमारे विद्यार्थी, आप नागसन नगर की बात नहीं, पूरे शहर में चलो मेरे साथ, एक शिक्षक पूरे 7 क्लास को चलाता है, 8 क्लास को चलाता है। तो आप बताओ, एक शिक्षक, अरे जो ढोर बेर बकरियों को पालने के लिए भी 2 लोग रखते हैं, उनको पीने के पानी की सुविधा होती है। याद देखो, आप आए हो तो मैं आपको ले जाऊंगा, तो स्कूलों की स्थिति देख लो, ना कोई साफ सफाई है, न सीसी कैमरे है। स्कूलों में बच्चों पे रेप हो रहा है, मतलब उन पर अत्याचार हो रहा है, ये दिन दाड़े आ रहा है अखबारों में। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। खास तौर पे जो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, शिक्षण का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज हमारा बच्चा 1 से 8 पास, बाद में नापास, क्योंकि पढ़ाते ही नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा दी थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो, ये बीजेपी आरएसएस के लोगों ने वही मुद्दा को डिमोलिश करने का काम गुजरात में किया है, ताकि हम लोग शिक्षा से वंचित हो जाए। 1 से 7 पास, बाद में नापास, कोई हमारा बच्चा कॉलेज तक जा नहीं रहा है। क्यों? आगे जाके कोई अनामत के लाभ नहीं है। तो शिक्षा के लिए हमारा काम है। प्राइवेटाइजेशन हो गए, प्राइवेट में तुम जाएंगे, कभी उद्योगपति धक्का मार के कामदार को निकाल देता है, कोई भूल हो ना हो, साल 2 साल काम किया, बिना हक दिए निकाल देते हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। दूसरी जो महंगाई, बेकारी, तो बोला ही मैंने आपको। खेडूत पे अत्याचार की समस्या है, खेडूत पे मतलब उनका देवा बढ़ गया है, बिजली नहीं मिलती समय पर। पुलिस वाले के सवाल है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में 24 घंटा नौकरी करते फिर भी उनको सही पेमेंट नहीं मिलता है। क्यों? कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा के तहत पूरा शोषण मजदूर, कामदार और बहुजन समाज का गुजरात की सरकार कर रही है। लोगों को अपने हक अधिकार लड़ने के लिए किसी प्रकार का लोकशाही मार्ग से आंदोलन करने का अधिकार गुजरात राज्य में नहीं है। ये बड़ी दुखद घटना है। और आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो मर्डर, रेप मर्डर कांड में गुजरात के ही मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि उनको छोड़ दो। जिसको कोर्ट अदालत ने फांसी के अदालत ने जिनको सजा दी हो और उनको छोड़ दिया जाता है। और नरेंद्र भाई मोदी महिलाओं के विकास की बात करते, महिलाओं सुरक्षा की बात करते, जबकि गुजरात में बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता त्रस्त है और ये नेता लोग मस्त है, इसलिए हम हाथी लेके खड़े हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके इनके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी सोच विचार करने पर उनको भी मजबूर कर रहे होंगे, मगर साथ ही साथ ये एक मुद्दे आम जनता ने ये सोचना चाहिए कि सच में ये मुद्दे अगर इतने तकलीफदेह है तो आपको किन को चुनकर देना और किन को, क्योंकि लोकशाही, लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है और वो है लोकतंत्र में होने वाला मतदान। ये चुनाव ही होते हैं जहाँ पर एक मतदान करने वाला व्यक्ति जो कि आम होता है, बहुत ही आम व्यक्ति होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, रोजी रोटी खुद को कमा कर खाने वाला व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर वोटिंग करता है और वोटिंग करके अपना सही व्यक्ति चुनता है और अपने विकास को भी चुनता है। निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, मगर उसका ध्येय एक ही होता है कि खुद के जीवन को आसान और सुलभ बनाना। सुरेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और उसके लिए हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, दर्शक मित्रों का भी नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय।
दोस्तों, ये था आज का पहला एपिसोड जिसके तहत आपने जाना कि गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्या और साथ ही साथ किन मुद्दों पर वो ज्वलंत मुद्दों पर वो जनता को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहने वाले हैं। हम ऐसे ही चीज़ें, ऐसी ही बातें और नई शख्सियत और मुलाकातों के साथ आप तक पहुँचते रहेंगे। मुझे दीजिए तब तक इजाज़त। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।